हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपके एमपी टेट वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पर हमने सीडीपी की क्लास स्टार्ट की हुई थी। तो उसकी एक क्लास हो चुकी थी और आपका जो सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो इससे पहले हमने मनोविज्ञान के बारे में समझा था, क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं पहले हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए कि वो टॉपिक आया कहाँ से, हमें उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इससे जो पिछला लेक्चर है, या ये कहें कि हमारी जो क्लास नंबर फर्स्ट है सीडीपी की, उसमें हमने मनोविज्ञान का आपको परिचय दिया था। क्योंकि जब कभी भी आप बाल विकास की शुरुआत करते हैं तो मनोविज्ञान से ही चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ पाएँ। तो एक बार हम पहला जो हमारा क्लास हुआ था उसको देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो आपका फर्स्ट टॉपिक तो सिलेबस में यही दिया गया है कि बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यदि इसको आपको बताएंगे तो आप फिर थोड़ा सा हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो जाए। तो पहले हम मनोविज्ञान को समझ लेते हैं। तो ये आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि मनोविज्ञान क्या है। फिर मनोविज्ञान की ही एक शाखा होती है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसमें जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के बाद ही आपका बाल विकास आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें बाल विकास से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा हमें ये भी जानना चाहिए कि ये मनोविज्ञान क्या है। तो पहले तो हमने इसका अर्थ आपको बताया था कि क्या होता है मनोविज्ञान। इसके बाद किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से बना है। फिर मनोविज्ञान की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, आप मनोविज्ञान या फिर आपको कहें कि बाल विकास में आप कोई भी टॉपिक देखेंगे तो उसमें कम से कम 10-10 डेफिनेशन विद्वानों ने दी हुई हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो वो भी आपको याद करनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको मनोविज्ञान की परिभाषाएं बताई थी। इसी तरीके से जब आप बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसकी आपको विभिन्न सारी परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आप जब बाल विकास पढ़ेंगे तो बाल विकास के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अपने मत रखे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको मनोविज्ञान का कैसे कैसे विकास हुआ। पहले जो मनोविज्ञान थी वो दर्शन शास्त्र से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो आदि जनक जो है वो अरस्तु और आदि जननी जो है मनोविज्ञान की वो दर्शन शास्त्र को माना गया है। ठीक, तो इसका जो क्रमबद्ध विकास हुआ, सबसे पहले जो हमारी मनोविज्ञान थी वो आत्मा का विज्ञान था। ठीक है, फिर इसको नकार दिया गया। कब ये आत्मा का विज्ञान थी ये पूछा जाता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में कौन कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, तो वो आपके प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे थे। इसके बाद जब इसको नकार दिया गया, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, क्योंकि ये मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से बता नहीं पा रहा था, तो इसको नकार दिया गया। फिर जो है कुछ विद्वान आए जिन्होंने कह दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो ये कब माना गया? 17वीं शताब्दी में। किस किस ने माना? तो ये विद्वानों के नाम याद रखिए। फिर इसमें भी कुछ कमी रही तो इसको भी अमान्य कर दिया गया। फिर कुछ विद्वान आ गए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना तो आपके आत्मा का विज्ञान, ना मन मस्तिष्क का है, बल्कि चेतना का विज्ञान है। ठीक है, इसमें मानने वाले विद्वान कौन कौन थे, कब माना गया? ठीक है, तो ये 18वीं नहीं 19वीं सदी में माना गया, थोड़ा सा याद रखना। 18वीं सदी को मनोविज्ञान का अंध युग कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसमें भी कुछ कमी रही तो ये भी नकार दिया गया, और अंत समय में जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। ठीक है, और अभी जो प्रचलित है वो व्यवहार का विज्ञान ही है। तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। किसने कहा? आप कमेंट्स के माध्यम से बताना। ठीक, और वर्तमान का जो विज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो ये हमने क्रमबद्ध विकास पढ़ा था मनोविज्ञान का। फिर मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ी कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसमें ही आपकी जो है बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, अब जो बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान से ही आपके बाल विकास का उदय होता है, तब जाकर आपको बाल विकास टॉपिक स्टार्ट करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ सकें। क्योंकि जो सीडीपी है वो समझने की ही बात, रटने की बात है ही नहीं। ठीक, इसके अलावा अन्य जो है मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। यहाँ पर विकासात्मक मनोविज्ञान आपको पढ़ना है, इसके जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता। फिर शिक्षा मनोविज्ञान, तो विभिन्न सारी ये शाखाएँ हैं, ये हमने पढ़ ली थी। ठीक, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे आपको कि कौन मनोविज्ञान का जनक है, आदि जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है, और अन्य जो आपके बाद आए, संरचनावाद कब आया, प्रकार्यवाद कब आया, व्यवहारवाद कब आया। ठीक,
इसके बाद आज के सेशन में हम आपका जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक बाल विकास की अवधारणा क्या है, इसका अधिगम से क्या संबंध है, इसके अलावा वृद्धि और विकास, जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृद्धि और विकास वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वृद्धि और विकास से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम करेंगे, क्योंकि जब आप एक बार समझ लेंगे तो इसके क्वेश्चन भी आपको लगाने चाहिए, ताकि आपको एक यहाँ पर नॉलेज हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर विकास को प्रभावित करने वाले आपको सिद्धांत भी पढ़ने हैं, विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यही है पूरी की पूरी बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। फिर आपका अधिगम वाला टॉपिक आपका अलग से होगा, जिसमें विभिन्न सारे सिद्धांत आपको पढ़नी है। तो देखिए बाल मनोविज्ञान अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हम बाल मनोविज्ञान स्टार्ट करेंगे तो आप इससे वाकिफ़ हैं कि बाल मनोविज्ञान आया कहाँ से। तो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है क्या, बाल मनोविज्ञान, अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान बालक के मन और स्वभाव का अध्ययन करता है, अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इसका मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब जो बाल मनोविज्ञान है उसमें बालकों की इच्छाओं के, रुचियों के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब देखिए बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, मतलब किस शाखा के अंतर्गत बालक के विकास का अध्ययन करेंगे। आप कहेंगे बालक का विकास मतलब, तो विकास की जो अवस्थाएं आती हैं बालक की, जैसे शैशवावस्था, गर्भावस्था हो गई, शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये जो पूरा विकास क्रम चलता है ये कहाँ पर चलता, बाल मनोविज्ञान में ही तो इसका अध्ययन करना है हमें, ठीक। तो बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता उसी को हम क्या कहेंगे, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जब इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ, किसके अध्ययन का, बाल मनोविज्ञान के, पहले सीमित अध्ययन होता था, लेकिन जैसे जैसे विस्तार होता गया, अर्थात गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक, तो आज बाल मनोविज्ञान को ही हम क्या कहने लगे, बाल विकास। पहले जो बाल मनोविज्ञान था उसमें सीमित चीज़ों का अध्ययन किया जाता था, मतलब पहले बाल मनोविज्ञान में गर्भ अवस्था से केवल बाल्यावस्था का अध्ययन होता था, लेकिन जैसे ही इसमें विकास हुआ, अर्थात गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होने लगा। आपने अवस्थाएं पढ़ी होंगी, आपको ये भी पता होगा कि कब से कब की अवस्था क्या कही जाती है, ठीक है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे अवस्थाएं, इनकी विशेषताएं खूब पूछी जाती हैं। तो गर्भावस्था से किशोरावस्था, जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जैसे ही विस्तृत होता है तो उसे बाल मनोविज्ञान ना कह करके क्या कहा जाने लगा, बाल विकास कहा जाने लगा। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के मन और व्यवहारों को भली भांति समझा तो जाता था, बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है और जीवन काल की परिस्थितियों से बालक ने क्या प्रेरणा ग्रहण की है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य था। तो आप समझ गए होंगे कि जो बाल मनोविज्ञान है उसमें सीमित चीज़ों का अध्ययन हो रहा था, जैसे ही उसका क्षेत्र विस्तृत हुआ तो वही क्या कहलाने लगा, बाल विकास। अब बाल विकास का इतिहास हम थोड़ा सा देख लेंगे। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है, बिल्कुल स्पष्ट कर लेना इस बात को। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता परिपक्वता क्या है, तो परिपक्वता जो है आनुवंशिकता से संबंधित है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ विभिन्न सारे पक्ष दिए गए हैं, ये बालक के विकास के विभिन्न पक्ष हैं, तो इन्हीं को हम आयाम कहते हैं। और एक आपका टॉपिक आएगा अभी बाल विकास के आयाम, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, पहले इतनी जो गौर है वो नहीं किया जाता था, परंतु प्राचीन काल से कई दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें नाम आता है प्लेटो का, जो यूनानी या ग्रीक दार्शनिक रहे, कब से कब तक रहे तो ये आपको याद रखना है। इनकी जो पुस्तक थी द रिपब्लिक, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं, प्लेटो हैं। तो इनकी जो पुस्तक थी द रिपब्लिक, इसमें इस तथ्य को स्वीकार किया
कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, मतलब जो बाल्यावस्था में बच्चों को प्रशिक्षण दे दिया जाता है उसका प्रभाव बालक के बाद के सारे जीवन भर पड़ता है व्यावसायिक दक्षता और समायोजन पर। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था में बच्चे को सिखा दिया गया है वो जीवन पर्यंत उसमें देखने को मिलेगा। ये किसने कहा था? प्लेटो ने, याद रखिए। अब बालक के विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन होते, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और यदि आपको राइट आंसर पता है तब तो ठीक है, वरना तुक्का लगाने में गलत ही होता है। तो बालक के विकास का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन, याद रखना, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो वो किया था पेस्टालॉजी ने। किसने किया था? पेस्टालॉजी ने। कब किया? तो शताब्दी में पूछता है तो 18वीं शताब्दी, और यदि सन ईस्वी में पूछता है तो 1774 ईस्वी में। ठीक है, इनका यह विवरण इन्होंने अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र की बेबी बायोग्राफी यानी बाल कथा पर आधारित था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। कब किया? 18वीं शताब्दी। किस पर किया? तो स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर। और किस नाम से? तो बाल कथा या बायोग्राफी पर आधारित रहा। ठीक, नेक्स्ट है, जर्मन के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन आए और इन्होंने सन 1787 ईस्वी में अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण करके विवरण दिया। फिर बाल विकास का यदि पूछता है सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम वो वैज्ञानिक अध्ययन था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्वप्रथम अध्ययन की बात करता है तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और किसने की? ठीक है, तो याद रखना कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में कहाँ से हुई? अमेरिका से। स्टैनली हॉल जो हैं इस आंदोलन के जन्मदाता हैं। और कब हुई? तो सन 1893, या सदी में पूछता है तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखिए। अब स्टैनली हॉल जो है इन्होंने बाल अध्ययन समिति यानी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और बाल कल्याण संगठन यानी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा बायोग्राफी भी तैयार की। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बाल अध्ययन समिति के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो स्टैनली हॉल हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में यदि पूछता है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब होती है? तो 1930 में होती है कोलकाता विश्वविद्यालय में। और किसके प्रयास से? तो गिजुभाई बधेगा के प्रयास से शुरू होती है। ठीक है, किसके प्रयास से? गिजुभाई बधेगा, जिन्हें बच्चे मूंछों वाली माँ कह के पुकारते थे। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में जब हम प्रगतिशील शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कब से शुरुआत हुई आपके बाल विकास की? तो याद रखना सन 1930 कोलकाता विश्वविद्यालय गिजुभाई बधेगा के प्रयासों से। अब देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं आपके बाल विकास की, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बर्क महोदय आए, इन्होंने कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व मतलब गर्भावस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? वर्क ने। क्रो एंड क्रो आए, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये जो क्रो और क्रो हैं ये 2 अलग अलग क्रो हैं, एक है लीस्टन क्रो और एक है एलेक क्रो। ठीक है, तो बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से के प्रारंभ से किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था तक की बात करते हैं आपके क्रो एंड क्रो, एक क्या कहलाता है? बाल विकास। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन याद रखिए। अब देखिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है। अभी तो हमने आपको सबसे पहले मनोविज्ञान बताया, फिर उसी की शाखा है बाल विकास। जैसे ही उसी की शाखा है बाल मनोविज्ञान, फिर जैसे ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है तो क्या आता है आपका? बाल विकास। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसीलिए परिवर्तित हुआ है क्योंकि बाल विकास कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। मतलब कि जो बाल मनोविज्ञान था उसमें कुछ पक्ष छूट जा रहे थे बच्चे के विकास के। ठीक है, लेकिन जो बाल विकास था वो कैसा था? विस्तृत था। इस कारण से ही इसका नाम विस्तृत हुआ मनोविज्ञान का, और क्या पड़ गया? बाल विकास। बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता था, किसमें? बाल मनोविज्ञान में। ध्यान रखना,
बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार, मतलब बालक जिस परिवेश से आ रहा है, जैसा वहाँ होता था, उन पर कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन बाल विकास में वातावरण के प्रभाव को विशेष रूप से देखा जाने लगा कि बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, क्या सीख रहा है, सारी चीज़ों पर यहाँ पर एक प्रकार से सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाने लगा। इस कारण से ही बाल मनोविज्ञान का नाम क्या कर दिया गया, बाल विकास। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है। कौन? बाल मनोविज्ञान। जबकि हमारा जो बाल विकास है इन सब की प्रक्रियाओं पर बल देता है। तो कौन विस्तृत हुआ? बाल विकास। बाल मनोविज्ञान में गर्भ से लेकर के बाल्यावस्था, एक क्वेश्चन बन चुका है, बाल मनोविज्ञान में किस अवस्था से किस अवस्था तक का अध्ययन होता था? तो बाल मनोविज्ञान में गर्भ अवस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का ही अध्ययन या ध्यान दिया जाता था। लेकिन बाल विकास में गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, 18 से होती है ना किशोर अवस्था। तो ये था आपका बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और उसकी कुछ परिभाषाएं। तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप मनोविज्ञान पढ़िए, उसका विकास क्रम कैसे कैसे हुआ, फिर बाल मनोविज्ञान जो शाखा है जो आपकी मनोविज्ञान की, फिर जो बाल मनोविज्ञान है उससे बाल विकास आपका कैसे आया, और विभिन्न सारी परिभाषाएं और कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन। अब देखिए, अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि। अब देखिए, यहाँ याद रखना, अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि, कभी कभी यहाँ पर अभिवृद्धि ना देकर केवल वृद्धि दिया जाता है। ठीक है, तो एक ही बात है, वृद्धि और विकास जो आपका टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप तो बिल्कुल यकीन मानिए यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब कभी भी आप CDP की शुरुआत करते हैं तो वृद्धि और विकास से क्वेश्चन ना आए, ऐसा होता ही नहीं। तो देखिए, अभिवृद्धि और विकास, तो एक बात क्लियर यहीं पर कर लीजिए कि जो अभिवृद्धि है उसको वृद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि, केवल वृद्धि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभिवृद्धि का विकास की प्रक्रिया उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। मतलब अभिवृद्धि जो है और जो आपका विकास है, अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उसी समय से स्टार्ट हो जाती हैं जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। जैसे ही बालक का गर्भाधान होता है उसी समय से उसका विकास और अभिवृद्धि स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब बालक जन्म ले लेगा उसके बाद ही उसका विकास होगा और अभिवृद्धि होगी, ये बात गलत है। जन्म पूर्व अवस्था से ही बालक का विकास भी स्टार्ट हो जाता है और वृद्धि भी स्टार्ट हो जाती है। अब ये बात अलग है कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है और उसके बाद फिर वो रुक जाती है। तो अब यही तो हमें समझना है कि क्या है अभिवृद्धि, क्या है विकास। ठीक, तो ये तो याद रखिए कि दोनों ही चीज़ें जो हैं, चाहे विकास हो आपका चाहे वृद्धि हो, दोनों ही जन्म पूर्व अवस्था यानी गर्भाधान से ही स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब बालक का गर्भाधान होता है तो बालक जो होता है शुरू से ही उसके हाथ पैर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, उसका विकास भी होने लगता है, माइंड बढ़ने लगता है, सारी चीज़ें। तो यही होता है विकास और अभिवृद्धि। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। अब विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली तो अवस्था उसकी गर्भावस्था ही है, दूसरी शैशवावस्था है, फिर आपकी बाल्यावस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर अलग अलग विद्वान आते गए और अपने हिसाब से जो अवस्थाएं उनका वर्गीकरण भी दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये अपन को याद रखना है। तो जो विकास है और वृद्धि वो गर्भाधान से ही स्टार्ट हो जाती है और ये जन्म के बाद भी चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिससे उसका शरीर या शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो ये विकास के पक्ष होते हैं। ठीक है, शारीरिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी में विकास होता चला जाता है। अब यही तो हमें पढ़ना, जब हम अवस्थाएं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बालक का शैशवावस्था में शारीरिक विकास कितना होता है या बालक का शैशवावस्था में मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इस शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था में अलग होगा, किशोर अवस्था में अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो अभी तो हम वृद्धि विकास पढ़ रहे, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मानव विकास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? बाल विकास ही कहलाता है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में
गर्भ अवस्था से लेकर के जीवन पर्यंत या व्यापक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, विकास के साथ ही अभिवृद्धि का भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सामान्यतया दोनों को भ्रमवश हम एक ही मान लेते हैं कि अभिवृद्धि या जो वृद्धि है और विकास एक ही चीज़ है, लेकिन ये इनमें अंतर भी होता है। और दोनों में क्या अंतर है अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे शरीर के विभिन्न पक्ष हैं। एक तो हमारा शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। तो शारीरिक जो विकास होगा वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी लंबाई बढ़ गई, मोटाई हो गई, ठीक है, या हाथ पैर बढ़ गए, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो शारीरिक विकास है। लेकिन जो मानसिक विकास है वो दिखता नहीं है। वो कैसा होता है? अदृश्य होता है। ठीक है, जैसे मानसिक विकास में हमने कहा बुद्धि बढ़ गई, तो क्या आप बता सकते हैं कि बुद्धि कितनी बढ़ गई है? ठीक है, या फिर हमने कह दिया तर्क शक्ति बढ़ गई, स्मरण शक्ति बढ़ गई। तो ये जो है जो दिखाई नहीं देते वो मानसिक पक्ष हैं। इसी तरीके से हमारा संवेगात्मक पक्ष होगा। संवेग जैसे भय, क्रोध, गुस्सा, तो ये हमें पता नहीं होता कि कब आना है, कब क्या होगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, तो ये सब तो देखिए यहाँ पर अब ये हमारे शरीर के विभिन्न पक्ष तो आप समझ गए, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो ये सारे पक्ष हैं तो उनमें जो अभिवृद्धि है वो शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को बताएगी। अब यहाँ पर समझना कि जो हमारे पक्ष हमने पढ़े, जैसे हमने पढ़ा शारीरिक पक्ष, हमने पढ़ा मानसिक पक्ष, हमने पढ़ा सामाजिक पक्ष, हमने पढ़ा संवेगात्मक पक्ष, तो ये 4 पक्ष हैं हमारे विकास के। तो इसमें से केवल शारीरिक पक्ष में जब हमारा परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगी? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि कैसी होती है? दिखाई देती है, इसको हम माप तौल सकते हैं। तो केवल शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी वृद्धि कहलाती है या अभिवृद्धि कहलाती है। लेकिन जब सभी पक्षों में यहाँ पर सामाजिक भी हो जाएगा, मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक को मिलाकर जब चारों पक्षों में परिवर्तन होता है तो वो विकास कहलाता है। इतना आप समझ गए। केवल शारीरिक पक्ष की बात करते हैं तो वो अभिवृद्धि है, और जब शारीरिक के साथ साथ इन सभी पक्षों में जब परिवर्तन होता है तो वो हमारा विकास कहलाता है। अब आप यहाँ पर खुद स्पष्ट कर सकते हैं कि किसका क्षेत्र सीमित है और किसका क्षेत्र व्यापक है। तो अभिवृद्धि कैसी है? केवल एक पक्षीय है, एक पक्ष में हो रही है। जबकि विकास कैसा है? बहुपक्षीय है, मतलब सभी पक्षों में हो रहा, मल्टी डायमेंशनल है। फिर आप बता सकते हैं कि जो वृद्धि का क्षेत्र है वो सीमित है, क्योंकि एक ही पक्ष में हो रही है। जबकि हमारा जो विकास है वो कैसा है? विस्तृत है। ठीक है, सभी पक्षों में हो रहा है। तो आप समझ गए। अब आप कहेंगे कि जो वृद्धि है वो विकास का पक्ष है, ना कि आपका विकास वृद्धि का पक्ष है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता घुमाकर कि बताइए अभिवृद्धि और विकास में क्या संबंध है। तो अभिवृद्धि विकास का ही एक पक्ष है, ना कि विकास अभिवृद्धि का। आपने देखा कि जब सभी पक्षों में परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास है, और जब एक ही पक्ष में परिवर्तन हो रहा है तो वो अभिवृद्धि है। इतना आप समझ गए। अब देखिए, अभिवृद्धि या ग्रोथ जो है, इस शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के जैसे भार बढ़ गया तो इसको हम बता सकते कि आपका जो वजन है वो इतने किलोग्राम का है, इतने ग्राम का है। आकार में वृद्धि, आप आकार भी बता सकते हैं, के लिए किया जाता है। वृद्धि को हम माप तौल सकते हैं। तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि को हम माप सकते हैं और तौल सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप तौल नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए विकास, डेवलपमेंट, इसका संबंध अभिवृद्धि से तो है ही, अभी पढ़ा। ठीक, जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि हो रही है और जब ये हड्डियां बढ़कर विकसित होकर मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं तो यही क्या कहलाने लगता है? विकास कहलाने लगता है। अब देखिए, एक जो श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा बाल विकास में कार्य किया है। तो इन्होंने जो है मानव जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो परिवर्तन होते हैं उनको इन्होंने 4 प्रकारों में बताया है। तो 4 प्रकार याद रखना। एक तो इन्होंने बताया आकार में परिवर्तन, दूसरा बताया अनुपात में परिवर्तन, तीसरा बताया पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय। अब देखिए क्या है आकार में परिवर्तन। तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो जन्म से जीवन पर्यंत उसकी पूरे जीवन काल में 4 प्रकार के परिवर्तन उसमें दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन इन्होंने बताया आकार में परिवर्तन, यह शारीरिक और मानसिक। अब आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि जहां आपका शारीरिक विकास होगा वहां मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं और साथ साथ चलते हैं।
यदि आपका शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो बिल्कुल 100% वहाँ आपका मानसिक विकास भी अवरुद्ध होगा। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और ये अरस्तु महोदय ने कहा हुआ था। ठीक है, तो जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो क्या मन आपका स्वस्थ होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जो आकार में परिवर्तन होते हैं, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन और आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि। दूसरा प्रकार बताया इन्होंने अनुपात में परिवर्तन। तो बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में भी परिवर्तन होता है, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होते हैं, धीरे धीरे मतलब पहले क्या करते हैं वो कल्पनाशील यानी ख्वाब देखते रहते, लेकिन बाद में उनकी जो अनुपात है उसमें परिवर्तन के साथ साथ उनमें वास्तविकता आ जाती है। अर्थात बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। पुराने चिन्हों में लुप्तता, जैसे दूध के दांतों का लुप्त हो जाना, यानी पुराने चिन्ह लुप्त हो गए और नए चिन्हों का उदय होना। पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक और मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे दूध के दांत लुप्त हो गए यानी पुराने चिन्हों की लुप्तता, और दूध के दांतों की जगह स्थायी दांत आ जाना, दाढ़ी मूंछ का निकल आना, ये नए चिन्हों का उदय है। तो याद रखना ये 4 प्रकार के परिवर्तन एलिजाबेथ हरलॉक ने बाल विकास में बताए, बालक के पूरे जीवन काल में होते हैं। अब देखिए यहाँ वृद्धि के बारे में देखेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, फिर इस पर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो वृद्धि केवल शरीर के एक पक्ष में होती, अभी बताया कौन से पक्ष में? शारीरिक पक्ष में। शारीरिक पक्ष में जैसे लंबाई बढ़ गई, ठीक है, तो शरीर की ही तो लंबाई बढ़ेगी, इसे हम माप तोल सकेंगे। जैसे वजन बढ़ गया, भार का बढ़ना, ठीक है, हड्डियों का बढ़ जाना, तो जो हमें दिखाई दे रहा, जिसको हम देख सकते, वृद्धि कैसी होती? प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है, सीमित क्षेत्र है, केवल एक पक्ष में होती है। वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होती है, वृद्धि एक पक्षीय। अब आप खुद बता सकते हैं, वृद्धि जो शरीर है इसकी लंबाई, चौड़ाई और भार में जो होती है वो वृद्धि कहलाती है। वृद्धि प्रत्यक्ष है, मूर्त है, जो हमें दिखाई दे रही है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता, मतलब शरीर में बाह्य रूप से इसे हम देख सकते, लेकिन विकास कैसा होगा? आंतरिक होगा। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, मतलब जैसे एक मनुष्य है उसके जीवन काल में, मतलब जन्म के प्रारंभ से ही वृद्धि स्टार्ट हो गई, विकास भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन विकास तो जीवन भर बच्चा जो है जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। लेकिन जो वृद्धि है वो निश्चित समय तक चलती है। जैसे आपकी ऊंचाई है तो वो जन्म से तो स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लेकिन एक समय होगा जहाँ आपकी जो ऊंचाई है वो बढ़ना खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो निश्चित समय तक चलती है और फिर रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि को हम माप तोल सकते हैं, अर्थात वृद्धि कैसी होती है? परिमाणात्मक। याद रखना ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वृद्धि परिमाणात्मक, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा वृद्धि मात्रात्मक है, जिसकी हम मात्रा बता सकते हैं, संख्यात्मक होती है, ठीक है। वृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंधित होती है। वृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, अर्थात वृद्धि विवृद्धि सूचक किशोर अवस्था की तरफ बढ़ती। अब आप यहाँ देखिए कि जो वृद्धि है एक समय पश्चात रुक जा रही है, ठीक है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत। जैसे एक मनुष्य है उसकी ऊंचाई जो है मान के चलिए किशोर अवस्था तक बढ़ी और फिर वो रुक गई, यानी विवृद्धि सूचक है। लेकिन विकास जो होता है यहाँ तक तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन फिर क्या होता है? मनुष्य धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर जाता है और झुकने लगता है, तो फिर वो क्या होता है? बी वृद्धि सूचक और वृद्धि सूचक है, ठीक है। वृद्धि रेखीय होती है, ठीक, जबकि आपका विकास वर्तुलाकार, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन जीवन पर्यंत चलेगा। वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है, ठीक। अब देखिए विकास, तो अभी आपको बताया कि जो वृद्धि है वो विकास का ही हिस्सा होती है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला यानी बहुआयामी होता, सभी पक्षों में होगा, शारीरिक में भी होगा, मानसिक में भी होगा, सामाजिक में भी होगा, संवेगात्मक में भी होगा। विकास का स्वरूप बाह्य भी होता है, आंतरिक भी होता है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि बाह्य है तो ये आंतरिक होगा, दोनों रूप होते हैं इसके। विकास जीवन पर्यंत चलेगा, इसकी अवधारणा जो है वो व्यापक है। विकास परिमाणात्मक तो होगा ही, लेकिन गुणात्मक भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि परिमाणात्मक है तो विकास परिमाणात्मक नहीं होगा। अभी बताया आपको कि वृद्धि विकास का ही हिस्सा है, तो जो चीज़ वृद्धि में है वो विकास में तो होनी ही है, इसके अलावा भी इसमें चीज़ें होती हैं।
अब विकास में रचनात्मक, वृद्धि में केवल रचनात्मक थे, लेकिन विकास में रचनात्मक तो है ही, साथ ही साथ विनाशात्मक भी परिवर्तन है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक है, यानी वृद्ध अवस्था से मृत्यु की ओर जाना ये ह्रास होता है। ठीक है, जैसे एक फूल से उदाहरण समझेंगे। मान के चलिए कोई फूल की कली है, तो वो फूल की कली एक दिन फूल बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई वृद्धि और विकास भी हो गया यही। लेकिन जब वो फूल है, यदि कोई उसे तोड़ेगा नहीं तो धीरे धीरे वो मुरझाकर और क्या हो जाएगा, अपने आप से गिर जाएगा, झड़ जाएगा, यानी उसका ह्रास हो जाएगा। इसी तरीके से अपना जीवन होता है। विकास की दिशा कैसी है, निश्चित होती है। विकास कैसा होता है, अमूर्त होता, दिखाई नहीं देता। विकास परिवर्तन जो है, विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है, मतलब जिस रूप में चाहें उस रूप में से ढाल सकते हैं। विकास संचयी होता, संचयी का मतलब है कि जो चीज़ें हमें बचपन में, मान के चलिए जो चीज़ें हमें शेष अवस्था में दिखाई दे रही हैं, इसकी पुनरावृत्ति आपको मान के चलिए किशोर अवस्था में भी दिखाई देगी। मतलब संचयी, कभी ना कभी इसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, विकास पूर्वानुमेय होता है, मतलब हम पहले ही बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि ये भविष्य में क्या करेगा। कहते हैं ना, लालन के गुण पालन में दिखते हैं, पूर्वानुमेय। विकास एकीकृत होता है। एकीकृत का मतलब कि जो पक्ष हमने पढ़े, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते, एकीकृत होते हैं। विकास प्रासंगिक होता है, मतलब यह ऐतिहासिक, परिवेशी, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये फैक्ट। विकास कहाँ चलता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर तथा एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है। तो ये था आपका विकास और वृद्धि। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से बनते हैं। जैसे कहा है विकास होता है, विकास कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर जरूर लगाइएगा अपने से। तो जो विकास है वो अभी आपको बताया, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता कि वृद्धि होती है, तो फिर आपका आंसर हो जाता मात्रात्मक, क्योंकि वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक सही है। तो अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है, बिल्कुल, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या विकास अभिवृद्धि का हिस्सा है, नहीं। विकास एक निश्चित समय तक नहीं, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। विकास संकुचित नहीं बल्कि व्यापक अवधारणा है। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन ये गलत दिए हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास के परिवर्तन कैसे होते हैं, तो विकास में अभी बताया कि रचनात्मक परिवर्तन भी हैं और विनाशात्मक भी हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि यहीं पर पूछ लेता कि वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं, तो केवल उसमें रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इसमें नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। किसने कहा है, तो श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक का ये कथन है, याद रखिए। नेक्स्ट है, श्रीमती हरलॉक ने विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक 4 परिवर्तन बताए हैं, तो कौन सा एक नहीं है। तो आपको अभी बताया कि आकार में परिवर्तन बताया है इन्होंने, अनुपात में परिवर्तन भी बताया है, नए चिन्हों का विकास और पुराने चिन्हों का लोप। तो यहाँ पर ये पुराने चिन्हों का लोप ना दे करके प्रकार में परिवर्तन दिया है, जो कि गलत है, और हमें यही बताना है कौन सा एक परिवर्तन नहीं बताया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशीय गुणात्मक वृद्धि है, ये किसने कहा है, तो ये फ्रैंक का कथन है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्रमिक और संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं, किसने कहा है ये, तो ये भी आपकी हरलॉक का ही कथन है। नेक्स्ट है, विकास कैसा होता है, तो अभी आपको बताया विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलता है और सरल से जटिल की ओर जाता है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। अब इससे कई क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ऑप्शन बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगले टॉपिक मतलब अगली क्लास में हम आपका जो आगे का टॉपिक होगा उसको वहाँ पर कवर करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।